हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। सो इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल कि काफ़ी समय से वीडियो नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हम इतने दिनों से फ्री बैठे थे। वी हैव बीन कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर यू एंड आज हम आपके सामने हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने 50 टॉप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप RRVUNL एग्जाम की बात करें, अगर आप बात करें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल की या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एग्जाम की, तो उसमें जो पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जिससे कि आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मदद हो सके। तो चलिए देखते हैं। तो इस जो मेन चीजें हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर, सर्किट नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये मेन टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये जितने भी टॉपिक हैं ये टॉपिक मेन होते हैं। हम स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करें तो आप कोई भी पेपर पकड़िए इलेक्ट्रिकल के, जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं इनमें से ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। आपका मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, सर्किट नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बढ़ते हैं, चलिए आप शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट RRVUNL के एग्जाम के लिए। सेम वे मैंने यहाँ पर जो पिछले वर्षों में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समराइज करके, जितने भी पेपर हैं RSCB के हैं, RSM SSB के हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए निकाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, एक बार नहीं बार बार देखना, प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चंस आपकी निश्चित ही मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डमी कॉइल्स इन डीसी मशीन्स आर यूज्ड टू, तो इसका आंसर होगा कि डीसी मशीन में जो डमी कॉइल्स हैं वो हमेशा से ही मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज की जाती हैं। अब इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, अगर आप डीसी मशीन की बात करें तो उसमें आर्मेचर होता है। आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, वन पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह के स्लॉट्स होंगे उसमें मान लिया हमने कॉइल्स पुट की हैं, जैसे कि हर स्लॉट में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो हैं कंडक्टर्स होंगे और ये कंडक्टर ही आगे जाके कॉइल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें हमेशा ही जब भी किसी डीसी मशीन की बात होती है, आर्मेचर की बात होती है, तो उसके डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स और कॉइल्स का मिसमैच हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि काफी जगह पर ऐसे ये ब्लैंक स्लॉट रहता है। तो आप जानते होंगे अगर कोई कॉइल किसी स्लॉट में नहीं है तो वहां पर जो है मैकेनिकल, वहां पर जो है जो इसका वेट है, अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट जो है वो काफी कम हो जाएगा इस जगह पर। इसका वेट कम होने से दिक्कत ये आएगी, जब भी आर्मेचर घूमेगा तो उस टाइम पर इसका मैकेनिकल जो बैलेंस है वो उतना बन नहीं पाएगा। तो इसे ही बैलेंस कराने के लिए हम इस खाली जगह पर हम क्या करेंगे, कोई एक डमी कॉइल रख देंगे। अब डमी कॉइल, आप यहां याद रखना, डमी कॉइल कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं करती। कोई भी मशीन की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसमें डमी कॉइल्स पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए ही होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, तो नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है इसमें डीसी जनरेटर के आर्मेचर ईएमएफ आपको दिया हुआ है, फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, जनरेटेड ईएमएफ मांगा हुआ है 150 आरपीएम की स्पीड पर और सेम फ्लक्स आपसे कहा गया है। तो देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां आपको पता होनी चाहिए वो होता है जनरेटेड ईएमएफ। कभी भी डीसी जनरेटर की बात हो तो आप एक चीज याद रखना, EB इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। ये इक्वेशन होता है आपका डीसी जनरेटर का जनरेटेड ईएमएफ का। ठीक है, अब देखिए इसमें फाई की वैल्यू है, ये आपका फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गए, आपकी स्पीड हो गई, पोल्स हो गए और ये आपका पैरेलल पाथ, और 60 ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर बात हुई है
आपको फाइंड आउट करना है EB1। तो अगर दोनों मशीन को हम कंपेयर करें तो दोनों मशीन का इक्वेशन सेम होगा। तो इक्वेशन अगर हम सेम कराते हैं तो बाकी सारे पैरामीटर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें EB1 अपॉन EB2, बिकॉज मशीन जो है वो सेम है, सिर्फ आपका यहाँ बदल रहा है तो वो उसकी स्पीड और आपका EMF। तो देखिए, तो इसका इक्वेशन निकल के आता है phi1 अपॉन phi2 इंटू N1 अपॉन N2। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है कि phi1 अपॉन जो phi2 है वो आपकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम डिलीट मार देंगे। N1 बाय N2 आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है। तो इक्वेशन में क्या आएगा, 500 वोल्ट जो आपका EB1 है, EB2 जो आपको फाइंड आउट करना है, N1 की वैल्यू आपको दी हुई है 750, N2 की वैल्यू आपको दी हुई है 150। अब इसे आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पता लग जाएगा EB2 इक्वल टू आपका निकल के आएगा 100 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 100 वोल्ट, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहां पूछा गया है 500 kVA का रेटेड सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की फुल लोड कॉपर लॉस दी हुई है, आपको आयरन लॉस दी हुई है। तो हाफ लोड पर आपके ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जितनी भी एग्जाम दी होंगी, जो लोग दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है और काफी बार ये भी होता है कि जो वैल्यूज हैं वो भी कॉमन रखी जाती हैं। लेकिन अगर इसके जो हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर में हम जानते हैं आयरन लॉस कॉपर लॉस होते हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस होता है आपका, वो होता है हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। ठीक है, जब हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस है आपके ट्रांसफॉर्मर में, वो एक कांस्टेंट लॉस है, ये इंडिपेंडेंट है। ये जो आयरन लॉस है ये आपका इंडिपेंडेंट है आपकी परसेंटेज ऑफ लोड पे। भले ही आप फुल लोड पे चलाओ, हाफ पे चलाओ, ठीक है, या नो लोड पे चलाओ, तो भी आपका ये जो आयरन लॉस है ये उतना ही होगा। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में आप देखिए 5 किलोवाट आयरन लॉस 2 किलोवाट, तो मतलब कि जो आयरन लॉस है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपके ये दो ऑप्शन है, इनमें से ही कोई एक आंसर है। अब बात रही आपके कॉपर लॉस निकालने की, तो अब मैं आपको बता दूं कॉपर लॉस ये आपका डिपेंडेंट होता है या प्रोपोर्शनल आप मान लो करंट के। तो अब समझ लो, अगर कॉपर लॉस आपको निकालना है तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा करंट की वैल्यू कितनी कम ज्यादा हो रही है। अब ये करंट है, ये अगर करंट है, अब ये जो लोड के हिसाब से हम देखें तो लोड की वैल्यू जितनी बढ़ती है उसके स्क्वायर में ये चेंज होता है। तो अब यहां पर इन्होंने बोला है कि हाफ लोड, तो अब इसका अगर स्क्वायर हम कर दें इनटू आपका जो कॉपर लॉस था फुल लोड पर वो 5 किलोवाट 5000 था। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन आएगा 0.25 इंटू 5000। सो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी करीबन 1250। तो आपका ये जो वाला उत्तर है ये सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन 3 फेज इंडक्शन मशीन वर्क्स एज एन इंडक्शन जनरेटर देन द वैल्यू ऑफ स्लिप। सबसे पहली चीज आपको यहां ध्यान में रखनी ये है कि कोई भी इंडक्शन जो मशीन है, इंडक्शन मशीन का मतलब इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि पहले तो सिंक्रोनस स्पीड आप समझ लो 120 F/P, और इस पे जो स्लिप पर ये वर्क करती है वो ns माइनस एन अपॉन ns। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आप, कोई भी इंडक्शन मोटर कभी भी रोटेट होती है तो वो हमेशा स्लिप को छोड़ के जो है सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करती है। मतलब कि आपकी जो सिंक्रोनस है उससे थोड़ा सा पीछे रहती है, हमें सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्लिप से पीछे होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा यह गया है कि इंडक्शन जनरेटर अगर आप उससे बनाना चाहते हो, तो अगर मोटर से आपको जनरेटर बना देना है तो आपकी जो स्पीड है एन है दैट शुड बी ग्रेटर देन ns। अगर आप सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड अगर इसकी कर देते हैं तो आपकी ये इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम कर सकती है। तो अब यहां मान लीजिए अगर इंडक्शन मोटर को जनरेटर बनाना है तो आपको इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे ज्यादा आपकी जो रोटर की स्पीड होनी चाहिए। अब ये एप्लीकेशन कहाँ होता है ये भी आपको बता दूं मैं, तो इसका एप्लीकेशन ये रहता है, ये विंड टर्बाइन में यूज होती है। जहां भी विंड टर्बाइन है, विंड मिल्स हैं, वहां पर इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज किया जाता है। बिकॉज क्योंकि वहां पर स्पीड जो है वो कभी भी डिसाइडेड नहीं होती, विंड के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज होती है, कम होती है, ज्यादा होती है।
तो अगर इंडक्शन जनरेटर यूज करेंगे तो हमेशा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से ही हमें ज़्यादा लेनी है, तो उस एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। अब यहाँ पर आप मान लो स्लिप की वैल्यू हमको पूछी है, तो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो अब मान लो एन अगर बड़ा हो गया, एन एस छोटा हो गया, तो सीधी बात है ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ये होगा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। द इनपुट टू अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज 11 किलोवाट, द स्टेटर लॉसेस 1000 वाट, रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज। आप इसमें ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो कभी भी कोई भी इंडक्शन मोटर है तो उसके लिए आप ध्यान में रखो, ये होता है स्टेटर। कोई भी इंडक्शन मोटर है, ये अगर स्टेटर हम मान ले, 3-phase इनपुट मान ले यहाँ पर, ठीक है। तो जो स्टेटर में पावर जा रही है और यहाँ जो पावर आ रही है, जिसे हम रोटर पावर या एयर गैप पावर कहते हैं, ये जो बीच में पावर आई ना आपकी एयर गैप पावर, वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ मान लें एयर गैप पावर जो है वो आपकी निकल के आएगी 11 माइनस 1, ठीक है। 11 किलोवाट माइनस 1 किलोवाट मतलब 10 किलोवाट, ये एयर गैप पावर है। और जब भी आपको निकालना है रोटर कॉपर लॉस, तो सीधा इक्वेशन है, कुछ भी ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है। रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू एस टाइम्स इंटू एयर गैप पावर, पी इंटू एयर गैप या पी इंटू पी पावर ऑफ रोटर, कुछ भी कह लो आप। तो ये है आपका 0.06, आपकी एयर गैप पावर है 10,000, तो ये आएगा आपका 600 वाट। तो इसका सही जो उत्तर है वो ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन, मतलब कि सिंक्रोनस मशीन की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है। इसके लिए हमें यहाँ पर आपको इक्वेशन बताना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। अब आप जानते हो ये किस किस पर डिपेंड कर रही है। एफ इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी और आपकी पी नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। तो ये वाला उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू एलिमिनेट 9th हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर, द कॉइल्स नीड टू बी शॉर्ट पिच्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ। तो अगर आपको 9th हार्मोनिक जो है, अगर आपको यहां पर 9th हार्मोनिक वोल्टेज को हटाना है तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं केपी, इसका वैल्यू होता है कॉस अल्फा बाई 2। और अगर हार्मोनिक्स के लिए इसकी बात करें तो ये हो जाता है कॉस एन अल्फा बाई 2। एन जो है वो नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। तो अगर आपको वोल्टेज जीरो करना है तो केपी की वैल्यू आपको यहाँ पर जीरो करनी होगी, ठीक है। केपी की वैल्यू जैसे जीरो होती है तो कॉस एन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। अब हार्मोनिक का नंबर आप यहाँ पर ले लो 9 अल्फा बाई 2 जीरो। अब यहाँ पर मान लो ये आपका कॉस इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा 90, तो 9 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो आप यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्रीज। तो आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये वाला 20 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केबल्स अ मेटालिक शीथ इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेशन टू। तो इसका सॉल्यूशन है कि केबल में मेटालिक शीथ क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो इससे पहले केबल का कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये अगर केबल है, इसके ऊपर अगर ये आप मेटालिक शीथ बैठा रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आपका आई थिंक बेडिंग आएगा और इसके भी ऊपर जो आएगा वो आपका आर्मरिंग होगा। तो अब यहां हमको क्या पूछा है, मेटालिक शीथ। तो मेटालिक शीथ पूछा है तो मेटालिक शीथ हमेशा एम से याद रखो, मेटालिक शीथ फॉर मॉइस्चर को आपको हटाने के लिए मेटालिक शीथ का यूज किया जाता है। मॉइस्चर को हटाने के लिए मतलब मॉइस्चर से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ 500 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ohms फॉर अ 200 किलोमीटर लाइन, द सर्ज इंपीडेंस वैल्यू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, कैसे वो मैं बताता हूँ। सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू ZS इक्वल टू अंडर रूट L बाय C।
तो यहाँ पे देखिए सर्ज इंपीडेंस जो है वो L, ये इंडक्टेंस और ये आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे जो वैल्यू डिपेंड कर रही है उसका दूर दूर तक आपकी लाइन की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका जो सर्ज इंपीडेंस है वो सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन लेंथ। ठीक है, तो सर्ज इंपीडेंस यहाँ पर सेम होगा, मतलब कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 200 के लिए 400 ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब नॉन कन्वेंशनल पूछा है तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, अपना याद कीजिए कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पहले तो कौन से होते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं हमारे थर्मल, न्यूक्लियर, ये सारे सोर्सेस जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। थर्मल है, न्यूक्लियर है, कई जगह पर गैस पावर प्लांट्स भी होते हैं, कई जगह पर डीजल भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब कन्वेंशनल हो गए, मतलब कि जो एनर्जी सदियों से चली आ रही है कन्वेंशनल वे में। ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, या फिर आप मान लो नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार जो कोल जल गया तो जल गया, फिर वो कोल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक सोलर, आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो। आप सोलर से लाइट, ऐसा तो नहीं है एक दिन लेने के बाद दूसरे दिन खत्म हो जाती है, डेली आपको सोलर लाइट मिल रही है, आप डेली उससे जितनी चाहे एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए। आपकी विंड है, डेली फ्लो हो रही है, डेली हवा चल रही है, आप जितनी चाहे उससे अपना टरबाइन चलाइए, एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर ये होगा विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये आपकी कन्वेंशनल नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर जो है वो आपका यूरेनियम से होता है, थोरियम से होता है। तो ये सारे सोर्सेस एक बार जल गए, एक बार आपने उन्हें बंद कर दिया, खत्म हो गए, फिर उसे आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। ठीक है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिड्यूसेस वाटर हैमर इन पेनस्टॉक। तो अब इसके लिए मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है। जैसे मान लिया ये आपका डैम है, ठीक है, और यहां पर आपने ये पेनस्टॉक रखा है। पेनस्टॉक मतलब कि ऐसी पाइपलाइन जो आपके वाटर को फ्लो करवा रही है। यहां पर हम रखेंगे सर्ज टैंक। ठीक है, ये आपका सर्ज टैंक। ठीक है, ये सर्ज टैंक है। अब देखिए आप यहाँ पर ब्यूटी देखिए इसकी, यहां से नीचे आप आते हो तब यहां पर आपका जनरेटर है। ठीक है, तो अब देखिए, और यहां आपने वाल्व रखा होगा एक, ये कंट्रोल वाल्व कहते हैं इसे, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो अब देखिए, अब सर्ज टैंक सीधा इसके ऊपर है, पेनस्टॉक के बीच में, कंट्रोल वाल्व के ऊपर। अब इसका क्या यूज होगा, जब भी पानी यहां से फ्लो हो रहा है आपका, तो जब भी आप कंट्रोल वाल्व जैसे तुरंत ही बंद करते हो या धीरे धीरे बंद करते हो, तो पानी का एक सर्ज है जो पीछे की तरफ जाएगा। और ये जो डायग्राम में आपको जितना सिंपल लग रहा है, हकीकत में ये इतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि पानी वहां पर MLD में फ्लो होता है, मिलियंस लीटर्स पानी फ्लो होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में पानी होता है, प्रेशर काफी ज्यादा होता है पानी का। तो उस टाइम पर जो प्रेशर है उसे हैंडल करना इस पेनस्टॉक के भी बस से बाहर हो सकता है काफी बार। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्ज टैंक रखते हैं जो प्रेशर है उसे हैंडल करने के लिए। जब भी आप वाल्व बंद करेंगे तो ये जो आपका प्रेशर है ये सर्ज टैंक हैंडल कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही वाल्व खोलोगे आप तो इस ट्यूब में भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है कि पानी यहाँ से जो इकट्ठा है वो भी धीरे धीरे आपका जो फ्लो है पानी का वो स्मूथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर हैमर इफेक्ट कहा है ना, जो मैंने आपको बताया उसे ही वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं। उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, आइडेंटिफाई अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये HVDC एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है HVDC का। जब भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तब हम HVDC की बात करेंगे, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है।
बिकॉज आप देखिए HVDC में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आपका जो XL है वो 2πFL, ये 0 हो गया। XC जो है 1/2πFC, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। XL आपका 0 हो गया लाइन में, XC को आप कंसीडर मत करो भले। ठीक है, तो यहाँ पर XL 0 हो जाता है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए मिलता है लॉन्ग वे में जब ट्रांसमिशन हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। जब हमें लग रहा है इतना सारा अच्छी चीज़ है, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि HVDC ये एक DC है, डायरेक्ट करंट है। हमारे घर में क्या आता है, AC आता है। हम DC पर काम नहीं करते, तो ये हमारे क्या यूज का है। तो अगर इस DC को हमें यूज में लाना है तो इसे हम कन्वर्ट कराएंगे AC में। उसके लिए यूज हो गया इन्वर्टर्स कह लो, कन्वर्टर्स कह लो। ठीक है, कुछ भी बीच में कन्वर्टर्स होंगे, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बीच में लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कन्वर्टर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे मिलते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर ये HVDC लाइन काफ़ी महंगी पड़ती है। ये इसका डिसएडवांटेज। एट जनरेटर बस डिफाइंड क्वांटिटीज आर। जनरेटर बस को हम PV बस भी कहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला चीज़ है नहीं। P आपका पावर, V वोल्टेज, तो PV इसमें डिफाइंड होता है। ऑप्शन ए सही है। पर यूनिट इम्पीडेंस इज इक्वल टू, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर यूनिट इम्पीडेंस ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है, एक्चुअल अपॉन बेस। तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। पर यूनिट इम्पीडेंस होता है एक्चुअल अपॉन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमेंस इज द SI यूनिट ऑफ। अब सीमेंस है, सीमेंस ये एक्चुअल में अगर DC के लिए बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं हम कंडक्टेंस। और अगर AC की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता है, और उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये जो सीमेंस है ये इसी कंडक्टेंस की आपकी SI यूनिट है। नेक्स्ट पे आते हैं। द एलिमेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन। मतलब कि ये चीज आपने ना नेटवर्क में पढ़ी होगी, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे डिग्री के, तब कोई भी आपकी ब्रांच हो, ये चीज आपको जरूर से पूछी गई होगी कि कोई भी एलिमेंट है अगर वो एनर्जी खुद से डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो एक तो होते हैं देखो एक्टिव एलिमेंट, जैसे बैटरी आप ले लो, इसकी खुद की एनर्जी है, ये एज ए सोर्स वर्क करता है, खुद जो एनर्जी को है वो डिलीवर कर पाता है। और एक जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया। मतलब इनके पास खुद का कुछ नहीं है, ये दूसरे जो एनर्जी हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम पैसिव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पैसिव एलिमेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव। अब देखिए कोई भी जब भी किसी भी चीज में आइडियल लग जाता है ना, तो आप मान लो लॉसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं वहीं पर। आइडियल मतलब लॉसेस खत्म। अगर हम बोलें कोई भी आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, 0% इधर उधर की थॉट्स। तो इसका मतलब कि वो आइडियल है, वो सबका आइडियल बोलते हैं ना, ये हमारा आइडियल है। क्यों है? क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो अगर हम अच्छे वोल्टेज सोर्स की बात करें, बेस्ट वोल्टेज सोर्स की बात करें, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का। क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमेशा किसी भी सिस्टम के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो अगर इसका इंटरनल जो है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये बेस्ट वोल्टेज सोर्स होगा। बिल्कुल भी इसमें से लीकेज जो करंट है वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसे और आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो इसका क्या होगा, ये आइडियल करंट सोर्स का 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। 3 रजिस्टर्स 10-10 के ओम के डेल्टा कनेक्शन में है और इनका हमें फाइंड आउट करना है स्टार में क्या होगा। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा पहले तो स्टार टू डेल्टा क्या हो रहा है। अगर कोई भी रजिस्टर्स स्टार में कनेक्टेड हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, अगर हम इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, अगर ये RA है, RB है, RC है, तो इसका क्या होगा, ये RAB क्या होगा। सो
डेल्टा में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आर ए इंटू आर बी कर दो प्लस आर बी इंटू आर सी कर दो प्लस आर ए इंटू आर सी कर दो, अपॉन में आर ए बी निकालना है तो इसके सामने वाली ब्रांच ये वाली आर सी। सेम वे अगर आपको डेल्टा टू स्टार में करना है तो डेल्टा टू स्टार में करने के लिए यहां पर आपको फाइंड आउट करना होगा, ये डेल्टा हो गया, ये ऊपर वाला स्टार में करना है तो इसके आसपास की दो ब्रांचेस, जैसे ये आपको आर बी फाइंड आउट करना है, आर बी के लिए मैं बता रहा हूं, तो आर ए बी इंटू, जैसे मान लिया आर ए बी इंटू ये आर बी सी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू आर सी। तो इसका सही जो उत्तर होगा आप एक बार कैलकुलेट करना, ये ए वाला आएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो देखिए पहले तो एवरेज वैल्यू क्या होती है फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, एवरेज वैल्यू आपकी आएगी 2Vm अपॉन पाई, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है Vm/√2। सो अब इनका डिवाइड कर लो, 2Vm अपॉन पाई अपॉन Vm/√2, Vm कैंसल, 2√2 अपॉन पाई। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा आपका। नेक्स्ट पर आते हैं। इफ रेजिस्टेंस इज 40 ओम, इंडक्टेंस इज 20 हेनरी आरएल सर्किट, देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले तो हम आरसी सर्किट की बात करें तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरएल सर्किट की जो हमको पूछा हुआ है। इसका टाउ होता है L/R। यहां पर L की वैल्यू दी हुई है आपको 20, R की वैल्यू दी हुई है 40, ये होगा आपका 0.5। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 0.5। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहां पर देखिए, इन डेल्टा कनेक्शन द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, ये आपसे पूछा गया है। सो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशन, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या रहता है। तो ये है आपका स्टार कनेक्शन की बात करें तो आपका IL इज इक्वल टू IPH होता है, मतलब कि लाइन इज इक्वल टू फेज। और अगर VL की बात करें तो √3 VPH, ये रिलेशनशिप रहता है स्टार के लिए। सेम वे अगर डेल्टा की बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि अगर आप डेल्टा कनेक्शन देख रहे हैं तो ये है डेल्टा, तो इसमें VL इज इक्वल टू VPH होगा, और जो उसमें IL जो इज इक्वल टू IPH था, यहाँ VL इज इक्वल टू VPH हो जाता है। और जो उसमें VL इज इक्वल टू √3 था, यहाँ IL इज इक्वल टू √3 IPH। ये है डेल्टा के लिए, और तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आएंगे। द पावर टेकन बाय 3 फेज लोड इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। हमेशा से आपको अगर पावर टेकन बाय 3 फेज लोड पूछा जाता है तो सिंपल है, √3 VL IL cos फाई। देखिए ये कुछ आंसर नंबर ई जो है इसका सही आंसर होगा। साइन फाई जहां भी आता है वो रिएक्टिव पावर बताता है। क्या बताता है? रिएक्टिव पावर। साइन फाई से हमको रिएक्टिव पावर पता लगती है। ठीक है, कॉट फाई बिल्कुल गलत आंसर है, साइन फाई रिएक्टिव के लिए होता है। 3VLIL ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट पर आएंगे। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी आपको एनर्जी मीटर का क्वेश्चन आए और हाउस होल्ड पूछा जाए तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार मैंने देखा है मेजरमेंट में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक पर तो होगा ही होगा, ब्रिजेस के टॉपिक पर। अब मैं इससे पहले दूसरे ब्रिजेस के बारे में बता दूं।
एक चेरिंग ब्रिज होता है, मैं इसको एस से प्रोनाउंसिएट नहीं सी से कर रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा। एक होता है वेन ब्रिज, वेन ब्रिज, ठीक है, और एक होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के यूज लो क्यू वैल्यू के लिए होता है। इसका क्या होता है? लो क्यू वैल्यू, ठीक है। वेन ब्रिज का यूज जब भी अपन करते हैं तो इसका यूज फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है। क्या मेजर करने के लिए होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रेंज 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। चेरिंग ब्रिज का यूज सी से प्रोनाउंसिएट करने से ये फायदा है कि सी फॉर कैपेसिटेंस, तो चेरिंग ब्रिज का यूज कैपेसिटेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये है ब्रिजेस, इनके यूजेस। नेक्स्ट पर आते हैं। अब मैगर इज यूज टू मेजर, बहुत आसान क्वेश्चन। मैगर, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं आप जानते होंगे मैगर का यूज हमेशा से ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, और ये हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। इफ 2 वाट मीटर्स यूज टू मेजर 3 फेज पावर रीड इक्वल रीडिंग देन द पावर फैक्टर इज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वाट मीटर मेथड में अगर दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग सिमिलर है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 वाट मीटर मेथड का इक्वेशन क्या होता है। ये होता है tan phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये इक्वेशन होता है 2 वाट मीटर मेथड का। अब देखिए, अगर मान लिया दोनों ही वाट मीटर का रीडिंग इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0, तो फाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 0, तो फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग सिमिलर होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेप अप चॉपर की, तो देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि स्टेप अप चॉपर का सर्किट किस तरह से रहता है। तो ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका इंडक्टर, यहाँ पर आप एक स्विच लगाते हैं, ठीक है, यहाँ एक डायोड आएगा, यहाँ पर कैपेसिटर, और या फाइनली आप लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये सर्किट है स्टेप अप चॉपर का। अकॉर्डिंगली आपके इस चॉपर का इक्वेशन होगा जो आउटपुट में Vs अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आएंगे। अ पावर मॉसफेट इज, तो पावर मॉसफेट की अगर बात की है तो पावर मॉसफेट हमेशा से ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अच्छा, आप करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सी होती हैं? करंट कंट्रोल्ड डिवाइस ये कौन सी है? तो करंट कंट्रोल डिवाइस है आपकी माफ करना BJT, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और पावर मॉसफेट आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अ लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच। तो लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर किस तरह से रहता है? सो आपका जो भी लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर है वो वर्क करता है लाइट की फिनोमिना पे। जैसे ही उस पर लाइट आती है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसे हम स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। डिवाइस इज यूज्ड एज ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर SCR, UJT, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो UJT यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज अ ट्रिगरिंग डिवाइस SCR के यूज होता है। द मेन पर्पज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो ये ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसके अंदर ऑयल होता है। तो ऑयल का मेन जो पर्पज होता है वो होता है आपकी आर्क को एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू
एवरेज वैल्यू। अब देखिए आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू पूछा है, तो पहले तो समझ लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, तो ये जो है रेशियो निकल के आता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इनसाइड द ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की बात हुई है, तो याद रखिएगा सिलिका जेल। सिलिका जेल एक ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मर के बाहर लगाया जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मर का ब्रीदर भी कहा जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मर का जो भी हवा ट्रांसफॉर्मर अंदर लेता है, जैसे हमारे शरीर में हमारी जो नोज होती है उसके थ्रू जो भी एयर हमारे शरीर बॉडी हमारी एब्सॉर्ब करती है, सेम वे ट्रांसफॉर्मर भी जो एयर एब्सॉर्ब करता है उसका मॉइस्चर हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिका जेल, तो इसका सही आंसर होगा सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब देखिए वन बाय वन इस पर डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल, जब भी कोई केबल को हम अंडरग्राउंड इंस्टॉल करते हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल है, तो वो एक फ्रिक्वेंट आर्किंग ग्राउंड क्रिएट करता है। डिफिकल्ट अर्थ फॉल्ट रिलेइंग, बिकॉज देखिए ये आपका ग्राउंड है, यहां पर केबल है ग्राउंड से कुछ फीट नीचे। ठीक है, तो जब भी कोई भी फॉल्ट आएगा तो आपको जगह जगह पर गड्ढे खोदने पड़ेंगे और केबल को निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। सो इसी वजह से जो अर्थ फॉल्ट रिलेइंग है ये डिफिकल्ट हो जाता है इसका। वोल्टेज ऑक्सिलेशंस भी यहां मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पर आते हैं। द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर। अब काफी लोगों को ये डाउट होगा कि अल्टरनेटर जो होता है उसका वेव फॉर्म आउटपुट में कैसा होता है। अब अल्टरनेटर पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है। एक होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर होता है एक जो आपको मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और ये आउटपुट देता है आपको डीसी। सेम वे हमारे इलेक्ट्रिकल एसी सिस्टम में अल्टरनेटर का यूज करते हैं, जो मैकेनिकल इनपुट को लेकर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो आपको एसी देता है। तो अब ये एसी देगा तो सीधी सी बात है कि साइनोसॉइडल ही हमें चाहिए होगा, दूसरा कोई भी एसी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा साइनोसॉइडल वेव। विच कंडक्टर कनेक्ट्स द कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, सर्विस मेन्स। ठीक है, सर्विस मेन्स ये आपका डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल बायस। सो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वोल्टेज डिवाइडर बायस को हम यूनिवर्सल बायस कहते हैं। वेयर आर बुकोस रिलेस यूज्ड। बुकोस रिले, जब भी बुकोस रिले की बात आए तो आप मानो कि ये ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होती है और कहीं भी नहीं। तो बुकोस रिले हमेशा ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होगी। किस वजह से यूज होती है, तो ये इंसिपिएंट्स फॉल्ट्स के लिए, इंसिपिएंट्स फॉल्ट्स के डिटेक्शन के लिए, जो ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं वाइंडिंग्स में, उनको डिटेक्ट करने के लिए बुकोस रिले यूज होती है। हाउ मेनी पोल्स डज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सीधा सा इक्वेशन आप लगा दो 120F/N, जो भी आपको दिया हुआ है। तो 120F, देखिए पूछा गया हाउ मेनी पोल्स डज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैव अ रेटेड स्पीड ऑफ 715 RPM। 120F/ जो भी दिया है 715। ठीक है, तो 120 इंटू 50 हर्ट्ज 715, आप इसे कैलकुलेट करना 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 8.2 या 3 ऐसा कुछ आएगा। तो इसको नियरली अराउंड राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आपको मिलेगा, मतलब कि इवन नंबर ऑफ पोल्स हमेशा रहते हैं मशीन में, तो इस वजह से हम इसका आंसर 8 लेंगे। ठीक है, तो 8 पोल मशीन जो होगी इंडक्शन मोटर की, अगर आप इसका सिंक्रोनस स्पीड ले 8 पोल का तो आपको यहाँ 750 RPM मिलेगा। अब ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी
कि कभी भी इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस नहीं होती, तो सिंक्रोनस से कम होती है, 715 है, 750 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो पोल्स हैं वो 8 ही होंगे। द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, बहुत आसान क्वेश्चन, लक्स। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 120 डिग्री का हमेशा से फेज डिफरेंस रहता है। अब जब भी आप आर वाई बी की बात करें तो इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, ये आप हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टर कन्वर्ट्स, बहुत आसान है। इन्वर्टर आप जानते होंगे, सोलर इन्वर्टर्स आजकल काफी डिमांड में है, काफी पॉपुलर है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। अ 220 वोल्ट मशीन शंट फील्ड रेजिस्टेंस 440 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट फील्ड करंट। अब देखिए इसमें शंट फील्ड करंट की वैल्यू मांगी है आपसे, तो ISH ये आपका शंट फील्ड करंट है, इसकी वैल्यू होगी V/RSH। V की वैल्यू आपको दी है, RSH की वैल्यू भी दी है, इसका आंसर होगा 0.5 एम्पियर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.5। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन अ डीसी मशीन इज टू, इंटरपोल्स का काम कम्यूटेशन को बढ़ाना होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंटरपोल्स से कम्यूटेशन अच्छा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स कैन नॉट मेजर बोथ डीसी एज वेल एज एसी, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मूविंग आयरन मीटर दोनों पे काम करता है, एसी डीसी पर, थर्मोकपल दोनों पे, डायनेमोमीटर दोनों पे, इंडक्शन टाइप दोनों पे, तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर जनरली मेड ऑफ, बहुत आसान, पोर्सिलिन के होते हैं ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर्स। वाई आर एसी मैग्नेट्स मेड ऑफ लेमिनेटेड कोर, लैमिनेशन करने का एक ही मकसद है, हीटिंग इफेक्ट को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो अच्छा अब आपको मैं बताऊं डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, सबसे पहली चीज आपका यहां पर डीसी जनरेटर की बात हुई है, तो पहले तो पोल्स होंगे, ठीक है। मान लिया 2 पोल्स कोई जनरेटर है, 2 पोल्स जनरेटर को अगर हम लेते हैं तो 2 पोल्स जनरेटर है, और यहां पर आपका आर्मेचर होगा, ये आपका आर्मेचर है, इस पर वाइंडिंग होंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब ये आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करता है, ये आर्मेचर रोटेट करता है, ये आपकी फील्ड लाइंस, ठीक है। मान लिया ये एन पोल है, मान लिया ये एस पोल है। तो अब हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, लेंजिस लॉ क्या कहता है, इन तीनों लॉस पर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ये हमारे काम का नहीं, पास्कल लॉ ये भी हटा दो, क्योंकि ये दोनों लॉ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये 3 लॉ है मेन। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है कि अगर कोई भी कोर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें अगर इंडक्टेंस एक जगह जनरेट हो रहा है तो वो लिंक होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम। सो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कि कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फ्लक्स के जरिए ही लिंक हो जाता है। ये लॉ काम आता है ट्रांसफॉर्मर में। म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉ यहां से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मर में काम आता है। लेंजिस लॉ की बात करते हैं। लेंजिस लॉ ये कहता है कि इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट देन देयर वुड बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ करंट। ये लो काम आता है हमारे इंडक्शन मोटर में। जब हमारा इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किटेड जो रोटर है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब इसमें करंट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसको अपोज करने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट करना होता है। तो अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैसे क्रिएट होता है, उसके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है स्टेटर और रोटर के बीच की, वो कम हो जाती है। वो कम करने के लिए जो फोर्स जनरेट होता है उसी की वजह से ये रोटर रोटेट होता है, ठीक है। तो ये लॉ काम आता है हमारा लेंजिस लॉ इंडक्शन मोटर में, ये काम आता है इंडक्शन मोटर में। अब हम बात करें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब ये एक बच गया। ये लॉ ये कहता है इफ देयर इज अ फ्लक्स लाइन
and if there is any conducting material is rotating or cutting the flux line, so there will be a EMF induced in that particular material. जब भी कोई फ्लक्स लाइन को अगर कोई कंडक्टर कट करता है या फिर कोई भी मूविंग कंडक्टर है उसे आप फ्लक्स लाइन में रख दोगे, या फिर फ्लक्स लाइन मूविंग है वो अगर कंडक्टर को कट कर रही है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो है EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक है, EMF प्रोड्यूस होगा। सो इससे ही हम कहते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो यही लॉ आपका फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा, ये वाला, ये है आपका जनरेटर के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, थर्मोकपल इज यूज्ड टू मेजर। थर्मोकपल का यूज किस लिए किया जाता है? थर्मोकपल का यूज हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिक्विड, माफ करना, ये वाला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ई, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स में, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें instagram.com सूरज के क्लासेस SURAJKCLASSES पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज सूरज के क्लासेस SURAJKCLASSES पर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।